अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम केमिस्ट्री की 9th क्लास का जो है अगला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम डिफरेंट डेफिनेशंस बच्चों पढ़ेंगे, जिसमें हम वैलेंसी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। और उससे पहले जो टॉपिक बड़ा अहम आता है वो है सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एलिमेंट का सिंबल क्या होता है। लेकिन हर मर्तबा जब भी मैं आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन बताता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ तारीख़ी पस मंज़र होता है। मतलब तारीख़ के हवाले से थोड़ा सा देखना होता है कि ये एलिमेंट जो है, इनका जो सिंबल है, ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने और कब जो है इसको आइडेंटिफाई करवाया था बेटा। तो याद रखें कि जो सिंबल्स का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जे बर्जेलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को सिंबल देने के लिए एक सिस्टम जो है वेरीफाई करवाया था, और उसी के नाते मुख्तलिफ एलिमेंट को जो है वो सिंबल दिए जाते हैं। लिहाजा आज हम सिंबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं और सिंबल की डेफिनेशन के बाद मुख्तलिफ एलिमेंट के जो सिंबल हैं उनको भी डिस्कस करते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं सिंबल ऑफ द एलिमेंट, या जनरली हम इसको कहते हैं सिंबल ऑफ द एलिमेंट। कि अगर आप एलिमेंट के सिंबल को डिफ़ाइन करना चाहो तो आप उसको कैसे करके डिफ़ाइन कर सकते हैं जी। तो याद रखें बेटा कि सिंबल जो है वो किसी भी एलिमेंट के एब्रीवेटेड नेम को कहा जाता है, मतलब उसके नेम का एब्रीवेशन होता है। तो एब्रीवेटेड नेम जो है किसी भी एलिमेंट का, उसी को ना हम सिंबल कहा करते हैं। लेकिन वो किस नेम का एब्रीवेशन होता है, याद रखें कि ये नेम इंग्लिश वर्ड भी हो सकता है, ये नेम कोई लैटिन वर्ड भी हो सकता है, और ये नेम कोई ग्रीक वर्ड भी हो सकता है। लिहाजा हम डेफिनेशन के अंदर लिखा करते हैं, डेफिनेशन के अंदर हम लिखते हैं कि द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है इज़ द, वो क्या होता है जी, इज़ द एब्रीवेटेड नेम ऑफ, एब्रीविएटेड नेम होता है, एब्रीवेटेड नेम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के नाम का एब्रीवेशन होता है। अब ये जो नाम है किसी भी एलिमेंट का, ये जो नाम है द नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का नेम है मे बी, वो हो सकता है कोई ग्रीक वर्ड हो सकता है, और कोई इंग्लिश वर्ड हो सकता है, और या फिर कोई लैटिन वर्ड जो है हो सकता है। यानी किसी भी एलिमेंट के नेम से हमने उसका सिंबल डिराइव किया हुआ होता है, और वो नेम इंग्लिश लैंग्वेज का हो सकता है, लैटिन वर्ड भी हो सकता है, या फिर ग्रीक जो है, मतलब ग्रीक वर्ड जो है उसका भी, यानी यूनानी लैंग्वेज का भी कोई वर्ड जो है वो एलिमेंट का नेम हो सकता है, और वहाँ से हमने एब्रीवेशन करके सिंबल जो है उसको बना रखा होता है। अब जरा इसकी एग्जांपल्स अगर देखें, यानी एग्जांपल्स ऑफ सिंबल, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हमने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी और एलिमेंट का तारीख़ी पस मंज़र जाना था, तब मैंने आपको बताया कि 118 एलिमेंट जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं बच्चों। तो इसकी एग्जांपल में अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जितना कुछ है, जितने एलिमेंट हैं, सब के सिंबल हैं। और उन सिंबल के अंदर जो है, उन सिंबल के अंदर जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि सोडियम है, सोडियम एक एलिमेंट का नाम है, और इसका जो एलिमेंट का नाम है और इसका जो सिंबल बनेगा, इसका जो सिंबल बना रखा है साइंटिस्ट ने, वो कैपिटल N है और स्मॉल a होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन के लिए सिंबल कैपिटल ओ होता है। इसी तरह से अगर सल्फ़र को देखें तो सल्फ़र में जो सिंबल है वो कैपिटल एस होता है। अगर मैग्नीशियम को चेक करें तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल जो है वो एम जी होता है। इसी तरह से एल्युमिनियम जो होता है उसका सिंबल कैपिटल ए और स्मॉल एल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि द सिंबल ऑफ एलिमेंट के एलिमेंट का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज हमेशा स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। हमेशा जो है उसके नेम का जब एब्रीविएशन बनाया जाता है तो उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है। जैसे अगर ये ऑक्सीजन के लिए अकेला हमने ओ लिखा है तो वो कैपिटल है, सल्फ़र के लिए एस कैपिटल है, और मैग्नीशियम का अगर दो वर्ड लिखे हुए हैं तो उसमें स्मॉल जी है जो सेकेंडली है, और फर्स्ट वाला एम जो है वो कैपिटल है, वो हमेशा कैपिटल ही लिखना होता है बच्चों। और इसके बाद ये जो हमारा सिंबल ऑफ द एलिमेंट वाला टॉपिक है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन अहमियत का हामिल है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। तो याद रखें कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल। यानी जो सिंबल हम लिख रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के लिए हमने सिंबल लिखे हुए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल, किस चीज़ का? सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट है उसके सिंबल की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसकी इम्पोर्टेंस में एक तो ये है, लेकिन इसके आंसर लिखने के लिए आप पहले लिखेंगे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंबल। जब इसका आंसर राइट करना है तो आपने लिखना है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंबल, इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंबल, जो सिंबल की इम्पोर्टेंस है इज गिवन बिलो, जो है वो नीचे दी हुई है। मतलब हम इसको नीचे लिखने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि दे कैन ईजीली लर्न, इनको आसानी से समझा जा सकता है। नंबर 2, दे कैन ईजीली राइट, इनको लिखना भी इंतहाई आसान है। जहाँ पे हमने पूरे एलिमेंट का नाम लिखना होता है उसकी जगह पे हम जस्ट सिंबल लिख देते हैं। तो ये एक तो बासानी लिखा भी जा सकता है और बासानी जो है इसको याद भी किया जा सकता है बेटा। और उसके बाद ये याद रखें कि द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट के सिंबल होते हैं, दे आर हेल्पफुल, वो मददगार होते हैं, मददगार साबित होते हैं। इन राइटिंग, लिखते हुए, द केमिकल इक्वेशन, यानी अगर कोई आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन के लिखने के लिए बच्चों जो है एलिमेंट के सिंबल जो है वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक इक्वेशन लिखी कि Na+Cl2 और केमिकल इक्वेशन में 2NaCl हमने साल्ट बनाया। तो इसमें पता क्या चला कि इसमें सोडियम के लिए हमने जो सिंबल इस्तेमाल किया था
वो Na है। लिहाजा हम ये पहचान कर पाते हैं कि अगर ये सिंबल हैं तो इनको आपस में, मतलब जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि क्या क्या रिएक्टेंट्स होंगे तो और उससे क्या प्रोडक्ट्स बन सकेंगी। लिहाजा जो किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है वो कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने में भी मददगार साबित होता है। और उसके बाद एक और भी इम्पोर्टेंस है कि केमिकल इक्वेशन लिखने के अलावा केमिकल फार्मूला लिखने के लिए भी सिंबल अहम होते हैं। अगली इम्पोर्टेंस है सिंबल ऑफ द एलिमेंट की, वो ये है कि जो एलिमेंट के सिंबल होते हैं दे आर आल्सो हेल्पफुल, ये मददगार होते हैं, अहम होते हैं इन राइटिंग अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए भी ये जो सिंबल होते हैं ये अहमियत के हामिल होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों वैलेंसी की डेफिनेशन। तो याद रहे बेटा कि जो वैलेंसी है, वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब ये कि किसी एक एलिमेंट की दूसरे के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको वैलेंसी कहा जाता है। लिहाजा वैलेंसी की डेफिनेशन में हम लिखा करते हैं कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी मिलने की इस्तेदाद जो है ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की जो मिलने की इस्तेदाद है विद एन अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो इस्तेदाद है इज कॉल्ड, उसको वैलेंसी कहा जाता है। तो शॉर्ट सी डेफिनेशन है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो मिलने की इस्तेदाद है विद एन अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको वैलेंसी कहा जाता है। जैसा कि अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये भला कैसे पता चलेगा कार्बन की वैलेंसी 4 है? तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, याद रखें कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी की बात की जाए, इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो वैलेंसी है, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर, अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड है तो बच्चों याद रहे कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो उस एलिमेंट के दूसरे एटम से बनाए गए कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं उनकी तादाद के बराबर होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन के मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं ऐसे जहाँ पे कार्बन का कोवेलेंट कंपाउंड होगा और उसके अंदर कार्बन की वैलेंसी को हम पता करेंगे भी यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे होती है। लिहाजा एक बात हम ये लिखते हैं कि इन केस ऑफ दीज कंपाउंड्स, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड में, इन केस ऑफ दीज कंपाउंड्स, इन दीज कंपाउंड्स का मतलब बेटा ये है कि ये जो ऊपर हमने कोवेलेंट कंपाउंड लिख रखे हैं, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है, ऑलवेज इक्वल टू, वो हमेशा बराबर होती है टू द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के इक्वल होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के इक्वल होती है दैट एलिमेंट, जो कि वो एलिमेंट जो है हैज़ फॉर्म बना चुका होता है विद अदर एलिमेंट। यानी किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर
कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर अगर एक एलिमेंट की वैलेंसी को देखना हो तो याद रहे कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की वैलेंसी उसी के बनाए हुए कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद के बराबर होती है। जैसे मान लो कि कार्बन की वैलेंसी मैंने कहा 4 है, तो कार्बन का एक कोवेलेंट कंपाउंड है CH4। तो अब इसमें क्या पता चला, इसमें पता ये चला कि जो कार्बन है उसने 4 हाइड्रोजन्स के साथ 4 बॉन्ड बना रखे हैं। मतलब ये CH4 के अंदर कार्बन ने जो टोटल बॉन्ड बना रखे हैं कोवेलेंट बॉन्ड वो है 1 2 3 4। सो दैट इज वाई हम कहते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अच्छा, अगर हाइड्रोजन को चेक किया जाए तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, लिहाजा हमें ये भी पता चल गया कि हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो हमेशा 1 होती है। इसी तरह से अगर एक और कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल ली जाए, मान लो कि कहीं पे HCl है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसमें अगर हमने क्लोरीन की वैलेंसी का पता लगाना है तो बच्चों याद रखो कि इसने चूंकि एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, लिहाजा हम ये बात मान लेते हैं कि क्लोरीन जो है यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, और हाइड्रोजन की हम पहले से पता लगा चुके हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। और अगर कार्बन का कोई कोवेलेंट कंपाउंड देखा जाए तो मान लो कहीं पे कार्बन ऐसे करके एक कंपाउंड बना रहा है जिसको इथीन कहते हैं, तो उसमें भी कार्बन की वैलेंसी गिन लो। इस कार्बन को देखो तो इसने 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, और इस कार्बन की वैलेंसी भी 1 2 3 और 4। ये नहीं बताना ये था कि लॉजिक हमारा ये था कि अगर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट की वैलेंसी को देखना हो तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट ने जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे होते हैं एक्चुअली वही उसकी वैलेंसी के बराबर हुआ करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आयोनिक कंपाउंड के अंदर देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर एक वैलेंसी को हमने देखना हो। चलो कोवेलेंट कंपाउंड में तो हमने पता चल गया, हमें पता लग गया कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर तो वैलेंसी जो है वो एलिमेंट के बनाए हुए कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर फर्ज करें कोई आयोनिक कंपाउंड आ जाता है तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो वैलेंसी का कंसर्न है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो वैलेंसी है, हमें कैसे पता चलेगा कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की वैलेंसी डिफरेंट एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो क्या होगी, या उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे कि द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इन आयोनिक कंपाउंड। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।